अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोटद्वार की। कोटद्वार के मोटाढाक में मालन नदी में आए पानी के सैलाब में बीच एक ट्रक फंस गया। दरअसल पिछले महीने ही मालन नदी में बना पुल टूट गया था, जिसके बाद में इंडस्ट्रियल एरिया के ट्रकों की आवाजाही पर असर हुआ। नदी के बीच से होकर जाना पड़ रहा था और इसी बीच में आज एक ट्रक मालन नदी के बीचों बीच होकर नदी पार कर रहा था। तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ट्रक नदी के तेज बहाव में फंस गया। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऋषिकेश में राम झूला का पुष्टा टूट गया है, जिससे कि पुल पर संकट आ गया। ऐसे में पीडब्ल्यूडी की टीम ने पुल का मुआयना किया और फिलहाल सीमित संख्या में पुल पर आवाजाही होगी। दो पहिया वाहन, सामान की ठेली और भीड़ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पूरी जांच के बाद में आगे का फैसला लिया जाएगा और पुल के दोनों तरफ करीब 5 मीटर का हिस्सा कटा हुआ है, इसलिए सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया। चमोली में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, जिससे कि लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर पुरसाड़ी के पास में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और ये दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि कभी भी सड़क का एक बड़ा हिस्सा भूधसाव की चपेट में आ सकता है और हाईवे बाधित होने की आशंका बनी हुई है। काशीपुर में आज एक और मकान ढह गया और ढेला नदी में समा गया। घटना के समय तहसीलदार यूसुफ अली भी मौके पर मौजूद थे। ये मकान काली बस्ती स्थित ढेला नदी के किनारे बना हुआ था। यहां लगातार 3 दिनों में 3 मकान नदी में समा गए। गौरतलब है कि बीते दिनों हुई बारिश के कारण ढेला नदी में भूकटाव के चलते ही इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। प्रशासन ने ढेला नदी के किनारे बसे कई लोगों में सुरक्षा की दृष्टि से घर खाली करवा दिए हैं। पिथौरागढ़ के बेरीनाग से खबर है, जहां पर चचरेत इलाके में घर के आंगन में लेपर्ड बच्ची को उठाकर ले गया। 4 साल की बच्ची को लेपर्ड उठाकर ले गया। ग्रामीण फिलहाल बच्ची की तलाश कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लेपर्ड एक 4 साल की बच्ची को उठाकर ले गया है। फिलहाल बच्ची की तलाश जारी है और वन विभाग की टीम को भी इसकी जानकारी दी गई है। तो पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां चचरेत इलाके में घर के आंगन में बच्ची खेल रही थी और लेपर्ड बच्ची को उठाकर ले गया। देहरादून में रायपुर टी स्टेट की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में एक्शन हुआ है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक वकील इमरान है तो वहीं दूसरा रजिस्ट्रार ऑफिस का कर्मचारी अजय छेत्री है। इसी मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी डालचंद और असम के 2 टिम्बर कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जांच जारी है। यहां रायपुर में करीब 12.5 एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार किए गए, जिससे कि करोड़ों की हेराफेरी की गई है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन का अंतिम दिन था। नॉमिनेशन के अंतिम दिन कांग्रेस, यूकेडी, सपा और साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, तो वहीं यूकेडी से अर्जुन देव और सपा से भगवती प्रसाद त्रिकोटी ने नॉमिनेशन करवाया। इस दौरान प्रत्याशी खासा जोश में नजर आए। नामांकन के बाद में सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। बागेश्वर में प्रत्याशी के नामांकन के बाद में कांग्रेस ने जनसभा भी की और जनसभा तक पहुंचने के लिए जुलूस की शक्ल में यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। कई बड़े कांग्रेसी इस सभा में शामिल हुए और कांग्रेस ने जीत का दावा किया। तो सदन में बेहतर नेतृत्व देना चाहिए, यह अपेक्षा हमेशा बागेश्वर विधानसभा में सबकी रही है और इसी अपेक्षा के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है और हम बागेश्वर विधानसभा की बेहतर भविष्य के लिए, बागेश्वर विधानसभा के अच्छे नेतृत्व के लिए आगे इस चुनाव मैदान में आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरासतन कोई चीज़ नहीं दी जा सकती है। चुनाव हम जीत रहे हैं और कांग्रेस और बसंत कुमार जी का जो अपना इंटैक्ट वोट है वो साथ रहेगा, तो निश्चित ही हम जीत रहे हैं। और लोग नाराज हैं क्योंकि 6 डॉक्टर्स इस चुनाव से ठीक पहले यहाँ से हटाए गए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं,
बेस हॉस्पिटल की हालत खराब है, महिला अस्पताल की हालत खराब है, कई मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। बागेश्वर उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बागेश्वर में हुई सभा में कांग्रेस मुश्किल से 2-2.5 हजार लोग ही जुटा पाई है, जबकि बीजेपी की नामांकन के दिन में हुई सभा में 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सौरभ बहुगुणा का कहना है कि ये बताता है कि जनता का रुझान बीजेपी की ओर है। जितना भी वहां पे रहा हूं, जितना भी लोगों से मिला हूं, प्रभारी मंत्री भी हूं, सरकार की तरफ से भी मुझे मनोनीत किया गया चुनाव की देखरेख करने के लिए। मैं स्पष्ट बहुमत के साथ हम वो चुनाव जीतेंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बात बागेश्वर में ही बिगड़ती दिख रही है और जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अब देखना होगा कि एनडीए के सामने बटा हुआ इंडिया कितनी मजबूती से टिकता है और बागेश्वर उपचुनाव की बाजी कौन जीता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने भी अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार बसंत कुमार हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भगवती प्रसाद त्रिकोटी पर दांव खेला है, जिनका मुकाबला बीजेपी की महिला उम्मीदवार पार्वती दास से है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों का गुट इंडिया बना, पर बागेश्वर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया का एक उम्मीदवार तय करने के बजाय अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। देखिए, ये जो गठबंधन इंडिया नाम जो बना है, निश्चित रूप से इस गठबंधन का बहुत बुरा हाल होना और ये इस समय शुरुआत इनकी जो गठबंधन की उत्तराखंड से हुई है, ये इनके लिए आने वाले समय का संकेत होगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया चाहता तो बागेश्वर उपचुनाव में एक उम्मीदवार उतार के प्रयोग किया जा सकता था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अपने अपने तर्क हैं। वहीं मजे की बात यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार आम आदमी पार्टी छोड़कर ही यहां आए हैं। अभी तो सेफ ही नहीं हुई, अभी तो एक के खिलाफ एक लड़ने की केवल धारणा आगे बढ़ी है, उसका स्वरूप तो तय हुआ ही नहीं है। तो बागेश्वर का उपचुनाव पहले आ गया, तो उपचुनाव पर ये बात लागू नहीं होती। गठबंधन इंडिया बनने के बाद हो रहे बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिलहाल अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही है, पर इसका नतीजा क्या होगा और क्या एनडीए को हराने के लिए बना इंडिया कोई कमाल कर पाएगा या बागेश्वर में बिखरने के साथ हार भी जाएगा, ये 8 सितंबर का रिजल्ट बताएगा। बागेश्वर से सुष्मिता, हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में 5 साल बाद 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और इस समिट को लेकर सीएम की अध्यक्षता में आज बैठक हुई, जिसमें तैयारियों की शुरुआत हो गई है। इस बार सरकार 2.5 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट लेकर चल रही है और आज हुई सीएम एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा और साथ ही IIT रुड़की समेत अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी। इन्वेस्टर समिट से पहले सितंबर में रोड शो करने की भी तैयारी है और मीटिंग के बाद में सीएम धामी ने कहा कि निवेश को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है। शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद देश के अन्य शहरों में भी हम लोग जाएंगे, अलग अलग हमारे मंत्रीगण भी अलग अलग जगह पर जाएंगे और कुछ विदेशों में भी कहीं जहां से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे। तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। पिथौरागढ़ जिले का बीते 4 महीनों से कोई भी प्रभारी मंत्री नहीं है और चंदन रामदास के निधन के बाद से ही यहां प्रभारी मंत्री का पद खाली पड़ा है। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा रही है। विपक्ष जहां इसकी आड़ में सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार कह रही है ऑल इज वेल। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विकास योजनाओं को परवान चढ़ाने के लिए हर जिले का प्रभारी मंत्री सरकार तय करती है, लेकिन चंदन रामदास के निधन के बाद जिला बिना प्रभारी मंत्री के चल रहा है। बीते दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच नया प्रभारी मंत्री मिलने की उम्मीद भी जगी थी, लेकिन जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं बंद हुई, वैसे ही प्रभारी मंत्री मिलने की उम्मीद भी टूट गई। ऐसे में पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री का पद कब भरा जाएगा, कोई नहीं जानता। ये बात अलग है कि अब इस मुद्दे पर सियासत जरूर तेज हो गई है।
स्वर्गीय चंदन राम दास जी की देहावसान के बाद पिथौरागढ़ प्रभारी विहीन है और निश्चित रूप से इससे विकास बाधक है। आपदा से पिथौरागढ़ जूझ रहा है, पूरा प्रदेश जूझ रहा है। सच्चाई ये भी है कि अहम पद महीनों से खाली हैं और योजनाओं को हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रभारी मंत्री जैसा जरूरी पद 4 महीने से खाली पड़ा हो। वहीं सरकार की माने तो प्रभारी मंत्री की गैर मौजूदगी से योजनाओं की गति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी तब जब सीएम खुद इस कमी को दूर कर रहे हों। जब प्रभारी मंत्री नहीं होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री सीधे सीधे जनपदों को देखते हैं, तो इसलिए ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कहीं संरक्षण नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की केंद्र बिंदु में भी और उनके दृष्टिकोण में भी पिथौरागढ़ जनपद की समस्याओं से लेकर जिला योजना से लेकर सभी चीजें उनके संज्ञान में है। बीते दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भले ही सच साबित नहीं हुई हों, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव के बाद एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जग गई हैं। ऐसे में यही लग रहा है कि उपचुनाव के बाद होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार तक पिथौरागढ़ को नए प्रभारी मंत्री का इंतजार करना होगा। बागेश्वर से सुष्मिता थापा के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। साल 2009 और 2013 में मुख्यमंत्री ऑफिस से तेल के बिलों में गड़बड़ी हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने गृह विभाग से कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में उस वक्त के अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई है और नहीं हुई तो 1 हफ्ते में एफआईआर दर्ज की जाए। 2009 में मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे और 2013 में विजय बहुगुणा। न्यूज 18 के सवाल पर पूर्व सीएम निशंक का कहना है कि दोषी कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया। क्या गलत का हर हालत में होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको तो जेल जाना ही चाहिए। जो भी प्रदेश के साथ गड़बड़ करेगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात तो हाईकोर्ट ने, कोई गलत सचिवालय के कुछ अधिकारी मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, व्यक्ति विशेष की बात छोड़ दीजिए, कोई भी हो जो गड़बड़ में सम्मिलित है उनको दंडित होना चाहिए। और दियारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल का भव्य रूप से आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ में पर्यटकों ने भी मक्खन और मठे की होली का आनंद लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर लोक नृत्य किया। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले में स्थित दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध अंडूरी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल मनाया गया। परंपरा के अनुसार इस लोक उत्सव में मक्खन और मट्ठा की होली खेली जाती है। साथ ही प्रकृति, इष्ट देव और राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। दयारा पहुंचे पर्यटक और स्थानीय ग्रामीणों ने मक्खन की होली खेलकर इस खास क्षणों को यादगार बनाया। इस पर्व को मनाने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे थे। राधा कृष्ण ने जैसे ही मटकी फोड़ी, बुग्याल में मौजूद लोग इस पर्व में खुशी से झूम पड़े और मक्खन की जमकर होली खेली। हम यहाँ पर प्रकृति का धन्यवाद देते हैं कि जो आपने यहाँ पर हमें पर्याप्त मात्रा में दूध, मक्खन और मठा यहाँ पर दी है। ऐसे ही हमें अगले साल भी जब हम यहाँ पे आए, हमारे पशुचारक हैं, ये लोग यहाँ पर सुख समृद्धि से रहे। भगवान शनेश्वर देवता की जो डोली है उसके साथ पूजा अर्चना की गई, वन देवियों की, हाथियों की यहाँ पर पूजा की गई और भगवान श्री कृष्ण राधा के संग यहाँ पर जो है होली खेली गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य रासों भी किया। इस त्योहार की तैयारी ग्रामीण 1 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों का ये पर्व प्रकृति से प्रेम को भी दर्शाता है। इस पर्व पर जो पर्यटक यहाँ पहुँचे, इस मक्खन की अनूठी होली में रंग गया।
प्रयागराज के अंदर आज दूध मट्ठा मक्खन के साथ ये अद्भुत है। ग्रीष्म काल में क्षेत्र के ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ बुग्याली क्षेत्रों में चले जाते हैं और अगस्त के इस उत्सव को मनाने के बाद ही वापस अपने गांव लौटते हैं। लेकिन लौटने से पहले प्रकृति का आभार जताने के लिए वो अंधूरी उत्सव का आयोजन कर प्रकृति की पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।